हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं नाम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डीएससी सेकंड का सब्जेक्ट रहने वाला है। अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो इसके सिलेबस में हम आपका देखेंगे, तो इसमें हमारी जो टोटल यूनिट रहने वाली है वे हमारी टोटल 5 यूनिट रहने वाली है। तो 5 यूनिट रहने वाली है, उनमें से जो हमारी सबसे फर्स्ट यूनिट रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है प्राचीन भारत में शासन कला, स्टेट क्राफ्ट। अर्थात तो जो प्राचीन भारत था उसमें शासन कला क्या थी, जिसे हम स्टेट क्राफ्ट भी कहते हैं, उसका हम हमारी फर्स्ट यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। देन हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी। सेकंड यूनिट में हम देखेंगे धर्म, धम्म और दंड। जो ये तीन विचारधारा है, ये एक स्तंभ के रूप में देखी जाती थी प्राचीन भारत में। तो इन तीनों के बारे में हम आपका सेकंड यूनिट में एक्सप्लेन करेंगे। देन सेकंड यूनिट कंप्लीट करने के बाद देन हम आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। थर्ड यूनिट में हम न्याय और नीति के बारे में समझेंगे। जो न्याय और नीति थी उसकी अवधारणा क्या थी, उसका महत्व क्या था, उन सभी को हम आपका थर्ड यूनिट में समझेंगे। थर्ड यूनिट कंप्लीट करने के बाद देन हम आपकी फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट में हम सभा और समिति के बारे में समझेंगे। जो प्राचीन भारत में जो संस्था होती थी पहले, सभा और समिति, उन सभी के बारे में हम आपका यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 4 में डिस्कस करने के बाद हम आपके जो हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है वो हमारी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट होती है, जिसमें हम राज्य और राष्ट्र के बारे में समझेंगे। जो हमारे राज्य और राष्ट्र है उन सभी के बारे में हम आपका यूनिट नंबर 5 में एक्सप्लेन करेंगे। यूनिट नंबर 5 देखने के बाद हम आपका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है। और इसमें हम आपका वर्ण और जाति के बारे में समझेंगे। तो आपकी विचारधारा थी वर्ण और जाति की, इन सभी को हम आपका यूनिट नंबर 6 में एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हम हजारों साल पीछे जाएंगे, उस दौर में जब भारत में राजा, सभा, समिति और धर्म के जो सारे शासन था वो चलता था। तो ये वही समय था जब सत्ता का मतलब केवल ताकत ही नहीं था, बल्कि धर्म, नीति और जनता का कल्याण भी था। तो आप एक बार सोच के चलिए, कल्पना कीजिए कि एक समय था जब भारत में कोई भी संसद नहीं थी, किसी भी तरह का कोई लिखित संविधान नहीं था, फिर भी जो समाज में व्यवस्था थी वो बनी हुई थी। न्याय भी था, राजा जनता का सेवक भी माना जाता था, राजा युद्ध भी करता था और साथ ही साथ कुआं भी खुदवाता था, सड़कों का निर्माण भी करवाता था और धर्म की रक्षा भी करता था। तो आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में ही जब प्राचीन भारत की शासन कला के जो अद्भुत सफर है उस पर लेके चलेंगे, जहाँ सत्ता और नैतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के पहले सेमेस्टर की आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के इस लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, प्राचीन भारत में शासन कला, यानी कि स्टेट क्राफ्ट इन एंसेंट इंडिया। तो इसमें हम देखेंगे शासन कला का असली मतलब क्या था, शासन कला क्या थी, वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं कैसी थी, सभा और समिति कैसे काम करती थी, जो चाणक्य और मौर्य काल के शासन का मॉडल था उसको भी हम इसमें समझेंगे। चाणक्य, अशोक और प्राचीन राजाओं की सोच क्या थी, उन सोच को देखेंगे। और सम्राट अशोक का धम्म जो आज भी प्रेरणा देता है उसको भी समझेंगे। और हम आधुनिक शासन में इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं, इन सभी को हम आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपका इसका एक छोटे से परिचय से शुरू करते हैं। तो परिचय में हम आपका सबसे पहले देखेंगे शासन कला का ऐतिहासिक और वैचारिक परिचय। तो जो शासन कला है वो सिर्फ प्रशासन ही नहीं है, बल्कि राज्य चलाने की एक प्रकार की पूरी कला है। इसमें नीति, नियम, न्याय, सेना, कर प्रणाली, जनता से संवाद, ये सभी आपके शासन कला में शामिल होता है। अर्थात शासन कला का अर्थ है राज्य को चलाने की नीति, नियम और प्रक्रिया। तो प्राचीन भारत में जो ये शासन कला की जो परंपरा थी ये बहुत ही पुरानी और समृद्ध थी। अर्थात भारत में शासन की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध रही है।
वैदिक काल में जो राजा होता था वो केवल शक्तिशाली योद्धा ही नहीं होता था, बल्कि उसको जो राजा होता था उसको धर्म का रक्षक और जनता का सेवक भी माना जाता था। तो राजा केवल शक्तिशाली नहीं, धर्म और न्याय का रक्षक होता था। और वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाओं से भी शासन होता था। शासन धर्म, न्याय और नैतिकता के आधार पर चलता था। और जो अर्थशास्त्र जैसे जो ग्रंथ है उसमें शासन की स्पष्ट रूपरेखा मिलती है, जैसे कि कर प्रणाली हो गई, सेना का संगठन हो गया, गुप्तचर तंत्र हो गया, कानून हो गई, नीति हो गई। तो अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य की शक्ति उसकी नैतिकता और जनता के विश्वास से आती है। तो आज अगर आज हम इसे आधुनिक भाषा में कहें तो ये जो आपका ये था इसे हम लोकतंत्र के ट्रस्ट फैक्टर जैसा कह सकते हैं। तो अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में राज्य संचालन की स्पष्ट रूपरेखा मिलती है। उदाहरण के तौर पे आप सोच सकते हैं, सोचिए अगर आज के जो प्रधानमंत्री है वे हर निर्णय में संसद, न्यायपालिका और जो नैतिक मूल्य है उनका संतुलन रखे, तो वह कुछ वैसे ही होगा जैसे कि जो वैदिक काल के राजा होते थे वे निर्णय लेते थे। तो ये तो हमने आपका एक छोटा सा शासन कला का ऐतिहासिक और वैचारिक परिचय देख लिया। इसके बाद हम आपका देख लेते हैं प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास। तो चलो जरा हम 3000 साल पीछे चलते हैं पहले, जब वैदिक काल में शासन व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से जन आधारित थी। तो प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाएं उस समय की सामाजिक और धार्मिक संरचना से गहराई से जुड़ी थी। वैदिक काल में शासन व्यवस्था जन आधारित थी, जिसमें सभा और समिति दो प्रमुख संस्थाएं थी। तो इसमें दो प्रमुख संस्थाएं थी, एक आपकी सभा जिसमें वरिष्ठ अनुभवी और विद्वान लोगों की परिषद होती थी। दूसरी जो आपकी संस्था थी वो आपकी समिति थी, जो कि आम जनता की प्रतिनिधि सभा होती थी। सभा में बुजुर्ग और विद्वान लोग होते थे, जबकि समिति में जनता का प्रतिनिधित्व होता था। और सभा का काम क्या होता था? सभा का काम होता था राजा को सलाह देना, युद्ध और शांति पर निर्णय में मदद करना, न्याय संबंधी मुद्दों पर विचार करना। और जो समिति का काम होता था वो राजा का चुनाव करना, नीतिगत निर्णयों में जनता की राय या बड़े साम्राज्यिक फैसलों में जो सीधी भागीदारी होती है वो सभी समिति का काम होता था। तो जो ये दोनों ही संस्थाएं थी, सभा और समिति, ये संस्थाएं राजा को सलाह देती थी और उसे नियंत्रित भी करती थी। सोचिए जो आज की राज्यसभा और लोकसभा है वो आपके उस समय की सभा और समिति का एक प्राचीन वर्जन है। बस फर्क इतना ही है कि वहां जनता सीधे राजा से भी सवाल कर सकती थी। तो जैसे जैसे आपका समय बीता, समय बीतने के साथ साथ महाजनपद और मौर्य साम्राज्य जैसे जो बड़े राजनीतिक ढांचे हैं वे भी बन गए। मौर्य काल में जो शासन था वो अधिक केंद्रीकृत और संगठित हो गया। जैसे जैसे समय बीता भारत में महाजनपद और फिर मौर्य साम्राज्य जैसी बड़ी राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी। मौर्य काल में शासन अधिक केंद्रीकृत और संगठित हो गया। तो जो हमारी अर्थशास्त्र है, चाणक्य की अर्थशास्त्र, उसमें विस्तार से बताया गया है कि जो राजा है वो कैसा होना चाहिए, मंत्रिपरिषद कैसी होनी चाहिए, सेना का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो इस दौर में चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में शासन की विस्तृत रूपरेखा दी गई है। तो जो राजनीतिक संस्थाएं है धर्म, संस्कृति और समाज की जरूरतों के अनुसार विकसित हुई है। तो राज्य को केवल शक्ति का स्रोत ही नहीं कहा गया उसमें, बल्कि उसको धर्म, नीति और जन कल्याण का पालन करता भी माना जाता है। साथ ही अशोक ने अपने शासन में धर्म के माध्यम से नैतिकता, दया और सामाजिक समता पर बल दिया। इस तरह प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं का विकास धर्म, संस्कृति और समाज की जरूरतों के अनुसार हुआ। तो ये तो हमने आपका जो आपका प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास था उसको हमने देख लिया। देन हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो हमारा राजशाही और शासन कला के ऊपर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपका राजशाही का अर्थ समझ लेते हैं। राजशाही अर्थात आपका राज जा का प्लस शासन, अर्थात जो राजशाही है उसका मतलब होता है राजा का शासन। तो जो राजशाही का मतलब है वो सिर्फ राजा की सत्ता ही नहीं था, बल्कि ये आपकी एक जिम्मेदारी थी जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि और धर्म का रक्षक समझकर भी निभाया जाता था। तो प्राचीन भारत में राजशाही यानी राजा का शासन एक परंपरागत व्यवस्था थी जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि और धर्म का रक्षक माना जाता था। और जो शासन कला है उसका मतलब सिर्फ सत्ता चलाना नहीं था, बल्कि धर्म, नीति, न्याय और जन कल्याण पर ध्यान देना था। मंत्री परिषद के साथ विचार विमर्श करना था, सेना और गुप्तचर तंत्र को संभालना भी था। तो शासन कला का अर्थ है राज्य चलाने की विधि और नीति। यह केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म, नीति, न्याय और जन कल्याण पर
आधारित होती है। तो जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो शासन कला का आपका एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। तो राजा को न्यायप्रिय, दूरदर्शी और त्यागी होना चाहिए। मंत्री परिषद कैसी होनी चाहिए, मंत्रियों का चुनाव कैसे हो, तो मंत्री परिषद चुस्त होनी चाहिए जिसमें ईमानदार और काबिल लोग हो। तो कर प्रणाली कैसे चले, कर कैसे वसूले जाए, तो कर प्रणाली न्यायपूर्ण हो ताकि जनता पर बोझ ना पड़े। जनता की सुरक्षा कैसे हो, तो सेना और गुप्तचर तंत्र मजबूत होने चाहिए ताकि राज्य जो है वो सुरक्षित रहे। तो राजा का कार्य केवल शासन करना ही नहीं था, बल्कि प्रजा की रक्षा और सुख सुनिश्चित करना भी राजा का कार्य होता था। तो मौर्य काल में मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब जो मौर्य काल था उसमें जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की गद्दी पर बिठाया गया चाणक्य को, तो पहले दिन ही उसे ये बताया गया, ये चेतावनी दी गई कि जो राजा का सुख है वो प्रजा के सुख में ही है। अर्थात जो राजा है वो अपने किसी सुख का कोई अधिकार नहीं होता है राजा को। तो जो ये लाइनें होती है, ये लाइनें आज भी जो पब्लिक सर्विस है उसका गोल्डन रूल मानी जाती है। तो ये मैंने आपको राजशाही और शासन कला बता दिया। इसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो हमारा रहता है प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। अर्थात जो प्राचीन भारत है उसमें राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, उसका क्या सिद्धांत है। तो जो हमारे मनु और महाभारत है, तो उसमें कहा गया है, उसमें लिखा है कि जब समाज में अधर्म और अराजकता बढ़ी तो लोगों ने मिलकर एक राजा चुना। तो प्राचीन भारत में यह विश्वास था, जब समाज में अन्याय और अराजकता बढ़ गई तो लोगों ने मिलकर एक राजा नियुक्त किया। तो इसी विचार को राज्य की उत्पत्ति कहा गया। मनु और अन्य धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि राजा को चुनने का अधिकार जनता के पास था। तो यह जो आपकी ये धर्मशास्त्र में जो लिखा गया, मनु और अन्य धर्मशास्त्रों में, उसमें लिखा गया है कि जो राजा है वो जनता के द्वारा चुना जाता है और वह धर्म के अनुसार ही शासन करेगा। और इसे आपका एक तरीके से एक सामाजिक अनुबंध जैसा माना गया कि जो जनता है वो सुरक्षा देगी और राजा सेवा करेगा। तो इसे हम एक तरह का कोई प्राचीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। बस यहाँ फर्क इतना ही था, जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट था ये आपका नैतिक और धार्मिक था, ना कि कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट। तो राजा को कर देना और उसकी आज्ञा मानना जनता का धर्म था, लेकिन राजा को भी धर्म के अनुसार शासन करना पड़ता था। यह सामाजिक अनुबंध जैसा था, जनता सुरक्षा देती है और राजा सेवा। तो ये हमने आपका प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत देख लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अशोक के राज्य में धम का। तो अशोक के राज्य में जो धम है उसको हम आपका इस टॉपिक में समझेंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप एक तरीके से इमेजिन करके चलिए, एक कलिंग युद्ध था, उसमें लाखों लोग मारे गए थे, हजारों परिवार बिखर गए थे। तो उस दिन सम्राट अशोक जो थे, उसी दिन से सम्राट अशोक के जीवन की दिशा बदल गई थी। उन्होंने तलवार रख दी थी और धम उठा लिया था। धम का जो अर्थ है वो धम का अर्थ था कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक जीवन दर्शन था जिसमें सभी धर्मों का सम्मान, अहिंसा और करुणा, जनता के कल्याण के लिए कार्य, ये सभी आपका धर्म का काम माना जाता था। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़कर धर्म का मार्ग अपनाया। धर्म का अर्थ था सभी धर्मों का सम्मान, अहिंसा, दया, परोपकार और जन कल्याण। उसने धर्म के बजाय नैतिकता और मान्यता को शासन का आधार बनाया। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने आदेश दिया कि अस्पताल, कुएं, सड़कें बनवाई जाए, पशुओं की रक्षा की जाए, धर्म अधिकारियों की नियुक्ति हो जो जनता की भलाई पर नजर रख सके। तो जो धर्म था उसने शासन को एक नैतिक मिशन बना दिया था। और जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से ही धर्म का प्रचार किया। तो उसके जो शिलालेख है वे हमें आज भी बताते हैं कि सच्चा राजा वह है जो अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह देखता है। तो अशोक ने अपने शिलालेखों और अभिलेखों का माध्यम से धर्म का प्रचार किया। उसने अस्पताल, कुएं, सड़कों का निर्माण करवाया। धर्म ने शासन को एक नैतिक मिशन भी बना दिया। तो ये तो हमने आपका अशोक के राज्य में धर्म देख लिया। तो इतना सब देखने के बाद हम आपका एक छोटा सा निष्कर्ष लिख लेते हैं पूरे चैप्टर का, पूरी यूनिट का। तो छोटे से निष्कर्ष में हम आपका यही देखेंगे कि जो प्राचीन भारत की शासन कला थी वो नैतिक, सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर आधारित थी। तो प्राचीन भारत की शासन कला एक नैतिक, सामाजिक और धार्मिक ढांचे पर आधारित थी। राज्य और राजा को जनता के सेवक और रक्षक के रूप में देखा जाता था। तो जो राजा होता था वो जनता का सेवक और रक्षक होता था। शासन केवल शक्ति नहीं बल्कि धर्म, नीति और जनहित पर
आधारित था। तो जो सभा थी, समिति थी, मंत्रिपरिषद थी, ये सभी आपकी एक लोकतांत्रिक सोच की नींव रखी गई इनसे ही। राजनीतिक संस्थाएं जैसे सभा, समिति, मंत्रिपरिषद आदि ने लोकतांत्रिक सोच की नींव रखी। और जो चाणक्य की नीति और अशोक का दम था, वे सभी आपके शासन कला के एक श्रेष्ठ उदाहरण रहे। चाणक्य की नीतियां और अशोक का दम शासन कला के श्रेष्ठ उदाहरण है। तो जो आपकी ये व्यवस्था थी, इसने ही आधुनिक शासन के मूल सिद्धांतों को जन्म दिया। तो इसने ही आपके मूल सिद्धांतों को जैसे जन्म दे दिया, तो अगर हम जो प्राचीन शासन कला के सिद्धांतों को देखें, तो उसमें हमें सबसे बड़े जो सबक मिलते हैं वे आपके 3 सबक मिलते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला रहता है शासन, सेवा न कि आपकी सत्ता। दूसरा आपका जो आता है वो आपकी धर्म और नीति आती है, अर्थात बिना नैतिक आधार के शासन टिकता नहीं है। थर्ड आपका जन भागीदारी आती है, जिसमें जनता की आवाज सुने बिना कोई भी शासन पूर्ण नहीं हो सकता। तो आज अगर कोई नेता चाणक्य की नीति और अशोक के दम का संतुलन अपना ले, तो शायद जो आपका भ्रष्टाचार है, जो अन्याय है, जो असमानता है, वे काफी हद तक आपके खत्म हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, जो प्राचीन भारत की शासन कला है वो हमें यही सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ सत्ता में नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की जनता की सेवा में भी है। तो अगर आज के जो नेता है वो इन सिद्धांतों को ही अपनाएंगे, तो जो हमारा समाज है वो अधिक न्यायपूर्ण और सुखी भी बन सकता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले अध्याय के लिए तैयार रहे, जहां हम बात करेंगे धर्म, दम और दंड के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।